According to Fajan, chemical bond have partial ionic and partial covalent properties. No bond is purely ionic or covalent. ठीक है, so Fajans rule का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? Fajans के अनुसार कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक एंड प्योरली कोवलेंट प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी केमिकल बॉन्ड में पार्शियल आयनिक और पार्शियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फजांस रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फजांस के अनुसार कोई भी बॉन्ड, ठीक है, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक एंड प्योरली कोवलेंट नहीं होता है, बल्कि उनमें पार्शियल आयनिक और पार्शियल कोवलेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जब समझे थे, हमने डिस्कस किया था, दिस हैपन ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो होता है, ठीक है, ये जो कोई भी बॉन्ड पार्शियल आयनिक एंड पार्शियल कोवलेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, ये किसके कारण होता है? पोलराइजेशन के कारण। तो पोलराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? बेसिकली जब धन आयन, ठीक है, जब कोई भी कैटायन, ठीक है, जब कोई भी कैटायन जो ऋण आयन होता है, ठीक है, जो एनायन होता है हमारा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है, इसका साइज जो है बड़ा होता है, ये ठीक है, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज जो है हमारा बड़ा होता है। तो जो कैटायन का साइज, जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो हमारा एनायन होता है, ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाता है। मतलब इसका ये जो है, ये बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा हमारा पॉजिटिव आयन, तो नेगेटिव आयन जो एनायन है ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस, इसी को ही क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन किसे कहते हैं? कैटायंस के कारण एनायन का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो इसको, ये किसके कारण होता है? पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का। देयरफॉर द फैक्टर ऑन विच द कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स आर कॉल्ड फजांस रूल। ठीक है, तो क्या है? केमिकल बॉन्ड के कोवलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट प्रॉपर्टीज जिस फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं उसको ही फजांस रूल कहा जाता है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्ड के कोवलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट प्रॉपर्टीज जिस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं उनको फजांस रूल कहा जाता है। अब यहाँ पर एक एक करके फैक्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने बेसिक समझ लिया फजांस रूल क्या होता है। फजांस रूल बेसिकली कोई भी बॉन्ड होगा वो पार्शियली आयनिक और पार्शियली कोवलेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं पोलराइजेशन के कारण। पोलराइजेशन क्या होता है? जब पॉजिटिव आयंस धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो ऋण आयन का जो शेप होता है वो विकृत हो जाता है। इसी को ही पोलराइजेशन कहा जाता है और इसके कारण ही कोई भी बॉन्ड, जैसे इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो पार्शियली आयनिक और कोवलेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। द फैक्टर रिलेटिंग टू पोलराइजेशन आर एज फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? जो साइज ऑफ कैटायन है, ठीक है, polarizability of a cation depends on its size. Smaller the size, more is polarizability. The order of polarizability of certain ions. ठीक है, अब यहाँ पे कैटायंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैटायंस जो कि एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जो भी कैटायन साइज में बहुत छोटा होगा, ठीक है, जितना साइज में छोटा होगा कैटायन, उसमें पोलराइजेबिलिटी का जो पावर होगा उतना ही ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखेगा। तो यहाँ पे क्या है? साइज ऑफ कैटायन जो है पोलराइजेबिलिटी को जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, ये फैक्टर है। सो पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ कैटायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन मतलब जो ध्रुवीकरण की क्षमता है कैटायन का, वो डिपेंड्स करता है साइज के ऊपर। अगर साइज छोटा होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी पावर मतलब नेगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस। ये देखिए सभी में आयन सेम है, दीज आयंस हैव द सेम चार्जेस। ठीक है, चार्जेस सेम है लेकिन इनका जो साइज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, साइज यहाँ पे साइज इंक्रीज होते जा रहा है, तो Be2 प्लस जो है वो ज्यादा है Mg2 प्लस की तुलना में। ठीक है, इसका साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन इसका पोलराइजेबिलिटी पावर जो है इसकी तुलना में ज्यादा है। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा उसका जो है पोलराइजेबिलिटी जो पावर है वो कम होते जाएगा। इसीलिए सबसे छोटा जो साइज होगा उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसके अलावा साइज ऑफ एनायन, अब उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है ये, पोलराइजेशन ऑफ एनायन इज मोर एज इट साइज इंक्रीज। ठीक है, जैसे साइज इंक्रीज होते जाएगा उसका पोलराइजेशन जो है एनायन का वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे F जो हमारा है F माइनस Cl माइनस Br माइनस, तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो एनायन की बात करें तो साइज अगर बढ़ते जाता है तो उसका पोलराइजेबिलिटी पावर जो है वो भी बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, लेकिन कैटायन की तुलना में साइज अगर हमारा बढ़ते जाएगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी जो पावर है वो कम होते जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, दो फैक्टर है। थर्ड है चार्ज ऑन आयन। सो द इंक्रीज चार्ज ऑन आयन इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अब जैसे इसमें चार्ज, एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, तो चार्ज जैसे बढ़ते जाएगा उसका पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो जिससे पोलराइजेशन से रिलेटेड है कि कैटायन एंड आयंस चार्जेस के बारे में। जैसे कैटायंस का साइज क्या होगा तो कैसे होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फजांस रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी में ही आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मेनली फजांस रूल जो है पोलराइजेशन से रिलेटेड है। तो पोलराइजेशन का जो हेल्प ऑफ दिस रूल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है उसको हम कंपेयर और एक्सप्लेन कर सकते हैं फजांस रूल की सहायता से। पहला एप्लीकेशन है अमाउंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक पोटेंशियल जिसे 5 से डिनोट करते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एक फॉर्मूला है बेसिकली जिसमें हम आयनिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्ञात कर सकते हैं। वो है चार्ज ऑन कैटायन बटा रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। तो ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम आयनिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे थ्योरी पॉइंट है ये, द हायर ऑफ
आयनिक पोटेंशियल ऑफ अ कैटायन द ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर और एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा हमारा आयनिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, फाई का मान जितना ज्यादा होगा उसका मतलब यही है कि पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन का उतना ज्यादा है ना, मतलब कि एबिलिटी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जितना ज्यादा जो है आयनिक पोटेंशियल होगा, फाई का मान होगा, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका एबिलिटी कोवलेंट बॉन्ड बनाने का, फॉर्म करने का जो है एबिलिटी बढ़ेगा। द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बारे में कहा गया है कि जो पोलराइजिंग पावर होता है कैटायन का, वो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है एंड ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब डिक्रीज होता है, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आयनिक पोटेंशियल कैटायंस के आयनिक पोटेंशियल का ये ऑर्डर होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 5 फॉर Na+ Mg2+ Al3+ आयन इज 1.04, 3.06 एंड 6.9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सोडियम के लिए हमारा फाई का मान कितना होता है 1.04, मैग्नीशियम 2+ आयन के लिए होता है 3.06, एल्यूमिनियम के लिए 6.9। ठीक है, तो ये दिया गया है वैल्यू। सो द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट प्रॉपर्टीज इन देयर ऑक्साइड इज एज फॉलो। ठीक है, तो इन आयन से जो ऑक्साइड्स बनेगा हमारा, उनका कोवलेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से ऑर्डर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा Al2O3 का। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका जो फाई का मान है वो 6.9 सबसे हाईएस्ट है, तो आयनिक पोटेंशियल का मान जिसका ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर जो है ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये ऑर्डर दिया गया है MgO and Na2O। ठीक है, ये ऑर्डर होता है पोलराइजिंग पावर के आधार पर। तो इस प्रकार से हम आयनिक पोटेंशियल जो है किसी भी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से उसमें उस आयनिक बॉन्ड में कितना अमाउंट है कोवलेंट कैरेक्टर का, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला एप्लीकेशन है फजांस रूल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एप्लीकेशन है डायगोनल रिलेशनशिप। सो एलिमेंट्स हुज आयनिक पोटेंशियल फाई हैज ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू, सो डायगोनल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ फाई 2/031 6.4 फॉर Be2+ एंड 6.9 फॉर Al3+। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका आयनिक पोटेंशियल फाई जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब कि उनका प्रॉपर्टी सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Be2+ के लिए 6.4 है फाई का मान और 6.9 है Al3+ के लिए, जो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसीलिए जो मेनी प्रॉपर्टीज Be and Al आर सिमिलर, तो Be and Al जो है ये डायगोनल रिलेशन शो करते हैं, मतलब इनका बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फजांस रूल की सहायता से जो है निकाल सकते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स के बीच। ये हो गया। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड। सो एज द वैल्यू ऑफ पोलैरिटी इंक्रीज द कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड इंक्रीजेस एंड एज द रिजल्ट द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे जो है पोलैरिटी जो है इंक्रीज होता है, जो हमारा पोलराइजिंग पावर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, वैसे कोवलेंट कैरेक्टर्स जो है आयनिक बॉन्ड में वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे NaCl में क्या है, हमारा चार्ज क्या है, Cl कैटायन की बात करें। ठीक है, तो Na+ एक चार्ज है यहाँ पे हमारा कैटायन में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन Mg में जो है 2+ है, Mg2+ कैटायन में, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा, ठीक है, चार्ज इंक्रीज होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। जैसे Al3+ होता है तो ये सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन वाला इसे हिंदी में कहा जाता है, वो क्रिया होती है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स थर्ड एप्लीकेशन है। फोर्थ है solubility. So among the chlorides of alkali metals, only lithium chloride is soluble in organic solvent. This is because of small Li+ ions deform the charged Cl ion, deform the large Cl ions and produce covalent properties in LiCl, due to which it is soluble in organic solvent. अब यहाँ पे देखिए जितने भी alkali metals हैं उसमें से क्लोराइड जो है, जिसमें लिथियम क्लोराइड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि देखिए Li जो पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl- जो है, जो लार्ज, ठीक है, लार्ज है आयन है, तो Li+ आयन डिफॉर्म द लार्ज Cl। ठीक है, इसको डिफॉर्म कर देगा, इसको ठीक है डिस्टॉर्ट कर देगा इसके शेप को, जिससे फिर क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो आयनिक बॉन्ड है, इसमें क्या आ जाएंगे, कोवलेंट प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कोवलेंट प्रोड्यूस अगर किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, Li+Cl- है, उसमें आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये अगर इसका ये जो Li+ है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्जेस के, ठीक है, एनायन के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर सकता है, उसको विकृत कर सकता है, तब उसमें उस आयनिक जो बॉन्ड है उसमें कोवलेंट प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी कोवलेंट, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, LiCl में Li+ जो है वो Cl के शेप को जो है डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसके कारण ये जो हमारा ये जो LiCl है, लिथियम क्लोराइड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, बाकी जो है सॉल्युबल नहीं होते हैं अगर एल्काली मेटल्स की बात करें तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें अगर पोलराइजेबिलिटी आ जाता है, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी मतलब कि ये प्लस जो है नेगेटिव चार्ज के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देता है, तो उसमें क्या आ गया, कोवलेंट प्रॉपर्टीज भी आ गया। अब कोवलेंट प्रॉपर्टीज आ गया, जिसके कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है, आयनिक एंड कोवलेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आयनिक प्रॉपर्टीज तो होगा आयनिक बॉन्ड में, लेकिन पोलराइजेशन के कारण उसमें कोवलेंट प्रॉपर्टीज भी आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा कोवलेंट नेचर। सो AlF3 इज आयनिक, बट इन AlCl3 Cl इज लार्जर इन साइज, सो AlCl3 इज कोवलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कोवलेंट नेचर क्या है, AlF3 जो है ये आयनिक है, लेकिन AlCl3 जो हमारा कंपाउंड है, इसमें जो Cl है ये लार्ज साइज का होता है, जिसके कारण AlCl3 जो है ये कोवलेंट नेचर शो करता है। ठीक है, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया हमारा फजांस रूल का एप्लीकेशन एंड ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एनर्जी, ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, सिंपल से एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। जैसे हम किसी पानी में, ठीक है, कोई पानी में अगर हम नमक घोलते हैं, तो यहाँ पे नमक हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जो घोलता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे नमक और पानी के घुलने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा या जो एब्जॉर्ब होगा, उसी को ही सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट में और डिटेल में समझेंगे कि नमक पानी में क्यों घुलता है।
सो सॉल्वेशन एनर्जी किसे कहते हैं? जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलता है तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा उसी को ही सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। व्हेन एन आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर, द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सराउंड द आयन ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम NaCl का एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस आयनिक कंपाउंड को जब हम पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में अगर डालते हैं, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में है सोडियम क्लोराइड, उसको वाटर में डालते हैं तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, बेसिकली वाटर का फॉर्मूला होगा H2O, ठीक है, जिसमें H जो है पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, ये क्या होंगे? ये जो सॉलिड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसके चारों ओर जो है ये सराउंड हो जाएंगे, ठीक है, चारों ओर जो है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होकर जो है जुड़ जाएंगे। सो द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द क्लोराइड आयन, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड होगा वो क्लोराइड आयन से अट्रैक्ट होगा एंड द नेगेटिव एंड अट्रैक्ट आर पुल द सोडियम आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन जो है नेगेटिव साइड से, वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट होगा, सिंपल सा है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस पुल द सोडियम एंड क्लोराइड आयन लीव द क्रिस्टल लैटिस एंड गेट्स enveloped by the oppositely charged ends of the water molecule that is sodium chloride dissolved in water through sodium and chloride ion, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसको आप डायग्राम में इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। बेसिकली सोडियम क्लोराइड कैसे वाटर में घुलता है उसको बताया गया है। सो दिस प्रोसेस इज इनक्लोजिंग एन आयन बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसको हाइड्रेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। देखिए ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये मान लो ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें हमने NaCl डाल दिया। अब NaCl Na+ NCl- होता है, हमने वाटर का भी देखा H+O- H+ होगा। तो ये जो वाटर है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है मान लीजिए, ठीक है, तो ये प्लस और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके एक पोल में जो है पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव वाला जो पोल होगा वो सोडियम आयन जिसमें प्लस चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको जो है इस प्रकार से कवर कर लेगा, ठीक है। वाटर का नेगेटिव जो आयन, नेगेटिव वाला जो पोलर पार्ट होगा वो सोडियम आयन को कवर कर लेगा और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन को जो है पूरा कवर कर लेगा और इस प्रकार से ये पूरा कवर होगा। बेसिकली NaCl के स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो उसमें NaCl पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एकदम अरेंज होते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्टली अरेंज होते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है उनको ऐसे घेर लेंगे और उसको अलग कर देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे, जिससे जो है ये NaCl जो है वाटर में घुल जाएगा, ठीक है। NaCl इस प्रकार से पूरा एकदम क्लोज पैक्ड होगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको घेरेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, एंड उसको जो है फिर खींच के अलग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फिर जो है वाटर में घुल जाएगा। ये सिंपल सा है। और दिस प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग एन आयन बाय वाटर, ठीक है, इनक्लोजिंग ऑफ एन आयन, ठीक है, ये जो आयन है इनको इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज पैक्ड में है तो इनको इनक्लोज कर रहे हैं पानी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है एंड सम एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज होता है जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाएगा, ठीक है। इतना टर्म आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस कैन हैपन विद एनी डाइपोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये किसी भी डाइपोलर सॉल्वेंट में ये प्रोसेस होता है। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ जनरल टर्म लाइक सॉल्वेशन एंड द एनर्जी रिलीज इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसी भी डाइपोलर सॉल्वेंट में हो सकता है, इसलिए इसको जनरल टर्म में जो है सॉल्वेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। नेम तो हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है। ये NaCl इसमें घुल रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो है, इसको हाइड्रेशन कहेंगे। लेकिन किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में हो सकता है, इसलिए इसको जनरल टर्म में हम सॉल्वेशन कहते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, उसको ही सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाएगा। तो ये हो गया सॉल्वेशन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन को हाई सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है लैटिस एनर्जी। सो किसी भी लैटिस एनर्जी लेस होना चाहिए, ठीक है, एंड सॉल्वेशन एनर्जी हाई होना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, सॉल्यूशन फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूशन फॉर हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड हो गया, कितना घुल सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको घुलने की, मतलब कैसे घुलेगा वो, ठीक है, ये सब जो है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे लैटिस एनर्जी जो है अगर कम होगा तो ज्यादा अच्छे से घुलेगा, सॉल्वेशन एनर्जी हाई होगा तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे से घुलेगा, तो सॉल्वेशन एनर्जी हाई होगा। एंड पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आयनिक सॉलिड आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड लीस्ट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सिंपल सा है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसमें, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है तो डेफिनेटली आयनिक सॉलिड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही होते हैं इसमें भी, तो उसको जो है इनक्लोज करेगा, इजीली इनक्लोज करेगा। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलैरिटी सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर सॉल्वेंट होगा तो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाएगा और पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा तो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने के लिए, ठीक है। तो ये पोलर नेचर, बहुत पोलैरिटी वाला जो नेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक साइज इफ रेडी ऑफ एनायन बी लार्ज व्हाइल कैटायन बी स्मॉलर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सिंपल सा है, रेडियस भी इंपॉर्टेंट है, आयनिक साइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर एनायन जो है लार्ज होगा तो उसकी कैटायन जो है स्मॉलर होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। इसके बाद आयनिक चार्ज, ठीक है, मोर द आयनिक चार्ज लेस बी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो आयनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्वेशन एनर्जी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और कौन कौन से फैक्टर